हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द ट्विन ब्रोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इस वीडियो में आपको प्रॉपर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा अलॉन्ग विद वर्ड मीनिंग्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इससे पहले हमें ऑथर बता रहे हैं कि इंटरव्यू का जो सिस्टम है ये 130 ईयर्स पहले अराउंड स्टार्ट हुआ था। इंटरव्यू जो है एक कॉमन प्लेस है जर्नलिज्म की। जब भी हम जर्नलिज्म के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है। Everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. हर इंसान ने या तो इंटरव्यू देखा होगा किसी फेमस इंसान का या सुना होगा। अब ये जो इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है इसको लेकर हर इंसान के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज है, हमें ट्रूथ पता चलता है इंटरव्यू के थ्रू। और कुछ लोग कहते हैं कि जो इंटरव्यू है वो एक अननेसेसरी इंट्रूशन है लोगों की लाइफ में, मतलब वो लोगों की प्राइवेसी को छीन लेता है। वी.एस. नायपॉल, लुइस कैरल, ये दो बहुत फेमस ऑथर्स हैं। इन दोनों को ही यही लगता है कि इंटरव्यूज जो है बहुत ही ज्यादा इंट्रूसिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्राइवेसी को खराब करते हैं। इन लोगों को इंटरव्यूज बिल्कुल पसंद नहीं है। लुइस कैरल जो कि एलिस इन वंडरलैंड के राइटर है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था इंटरव्यूज देना, वो हमेशा कंसेंट नहीं देते थे। लेकिन क्योंकि वो फेमस थे तो उनके जो acquaintances थे उनको कहते थे कि इंटरव्यूज दो। रूडयार्ड किपलिंग, अगेन एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, ये कहते हैं कि मेरी वाइफ कैरोलिन ने अपनी डायरी में लिखा था कि बॉस्टन से दो रिपोर्टर्स थे जिन्होंने इंटरव्यू लेकर इन लोगों की पर्सनल लाइफ खराब कर दी। उसके बाद रूडयार्ड किपलिंग ये भी कहते हैं कि मैं इसलिए मना करती हूँ इंटरव्यू देना क्योंकि ये बहुत इमोरल है, ये क्राइम की तरह है। इट इज कावर्डली एंड वाइल्ड। कोई भी रिस्पेक्टेबल पोजीशन का इंसान जो है वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा इंटरव्यू लो, या फिर ये नहीं कहेगा कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। इसी के साथ और भी ऐसे ऑथर्स हैं जैसे एच.जी. वेल्स कहते थे कि जो इंटरव्यूज है बहुत ही ऑडियल है, लेकिन वो खुद ही बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज देते थे। और 40 साल बाद वो जोसेफ स्टैलिन और सॉल बेलो के भी इंटरव्यूज ले रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इंटरव्यूज है वो थंबप्रिंट्स है विंड पाइप पे, थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। अब थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप मतलब विंड पाइप पे से थंबप्रिंट्स होने, यानी किसी का गला घुटना। तो वो इवन दो बहुत फ्रीक्वेंटली देते थे इंटरव्यूज, पर वो ये कहते थे कि ऐसा लगता है इंटरव्यूज देते कि कोई मेरा गला घुट रहा है। लेकिन फिर भी जो इंटरव्यूज होते हैं बहुत ही अच्छा मीडियम होता है कम्युनिकेट करने का और लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। सबसे ज्यादा जो हमारे व्यूज होते हैं, जो हमारे ओपिनियंस होते हैं किसी सेलिब्रिटी को लेकर, वो इंटरव्यूज के थ्रू ही बनते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस टू द अदर। जब एक इंसान दूसरे इंसान से क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू जो होता है वो जो इंटरव्यू दे रहा है उससे क्वेश्चन पूछता है, तब हमें इंफॉर्मेशन पास होती है। इसकी वजह से जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसके पास काफी सारा पावर और इन्फ्लुएंस आ जाता है। आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, उम्बर्टो इको। अब इस चैप्टर की नेक्स्ट पार्ट में हमें एक रियल लाइफ इंटरव्यू में से एक्सट्रैक्ट दिया गया है। उम्बर्टो इको जो है वो एक स्कॉलर भी थे और एक नॉवेलिस्ट के तौर पर भी जाने जाते थे। उम्बर्टो इको जो है उनका ये इंटरव्यू है। उम्बर्टो इको एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में, जो कि इटली में है। ये जाने जाते थे एज अ स्कॉलर, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल एस्थेटिक, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड चीजों के लिए जाने जाते थे। फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने फिक्शन लिखना भी शुरू करा और द नेम ऑफ द रोज करके एक बुक इन्होंने छापी जो कि फेमस हो गई बहुत, और उसकी 10 मिलियन कॉपी सेल हुई थी। इसके बाद मुकुंद जो है, जो कि इंटरव्यूअर है द हिंदू के, वो इनसे पूछते हैं कि आपको ऐसा कहा जाता है कि आप वन मैन आर्मी हो, मतलब आप एक इंसान इतनी सारी चीजें कैसे कर लेता है, आप इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हो, ये उम्बर्टो इको से पूछते हैं। उम्बर्टो इको कहते हैं कि शायद मैं ऐसा इंप्रेशन देता हूँ कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन मैं तो सेम ही चीज करता हूँ। तो मुकुंद पूछते हैं अच्छा वो क्या है। उम्बर्टो इको कहते हैं कि मेरे कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है जिनको मैं परस्यू करता हूँ अपने वर्क से, अपने काम से, अपने एकेडमिक वर्क से और अपने नॉवल से। जो मैं बच्चों के लिए चीजें बनाता हूँ वो भी नॉन वायलेंस और ऐसे फिलोसॉफिकल चीजों पे लिखी होती है। और मैं कैसे इतना कुछ अकेले मैनेज कर लेता हूँ उसका एक सीक्रेट है। फिर वो कंपेयर करते हैं यूनिवर्स को और टाइम को। वो कहते हैं कि जो यूनिवर्स होता है उसमें बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती है। अगर सारी एम्प्टी स्पेसेस को हम हटा दें यूनिवर्स से तो यूनिवर्स उनकी मुट्ठी जितना हो जाएगा, मुट्ठी जितना छोटा हो जाएगा। अब वो इसको कंपेयर करते हैं एम्प्टी टाइम से। वो कहते हैं जब भी हम कुछ काम करने के बीच में इंटरवल आता है तो उस इंटरवल का मैं यूज करता हूँ। कैसे? जैसे कि आप मेरे घर पर आ रहे हो इंटरव्यू लेने के लिए और आप एलिवेटर से ऊपर तक आ रहे हो, और अब आप एलिवेटर से ऊपर जब आओगे उस पीरियड में आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो एक एम्प्टी स्पेस है क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं ऐसी एम्प्टी स्पेसेस का, ऐसे इंटरवल्स का, जिन चीजों में मैं कुछ नहीं कर सकता उसका यूज करता हूँ, और इसीलिए मैं इतना सारा काम कर पाता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि जब तक तुम ऊपर आओगे थर्ड फ्लोर पर एलिवेटर में और कुछ नहीं कर रहे होगे तब तक मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख लिया होगा। तो वो ये बता रहे हैं कि कैसे फ्री टाइम का वो यूज करते हैं। तो मुकुंद जो कि इंटरव्यूअर है वो ये कहते हैं कि सब तो ऐसा नहीं कर सकते, आपका जो काम है उसमें एक अलग ही
उसमें एक अलग ही क्वालिटी होती है, एक पर्सनल क्वालिटी होती है, लोग उससे रिलेट करते हैं। जो कि एकेडमिक चीजें होती है, जो कि बहुत डीपर्सनलाइज्ड होती है, बोरिंग होती है एकेडमिक चीजें, लेकिन आपका जो काम है वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता है और उसमें बहुत ही इनफॉर्मल अप्रोच होता है, मतलब ऐसा लगता है कि हमारे बारे में ही बात कर रहे हो। तो उम्बर्तो इको कहते हैं कि ये मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ है। जब मैं अपना डॉक्टरल डिसर्टेशन दे रहा था, यानी कि जब मैं अपना पीएचडी कर रहा था और मुझे प्रोजेक्ट दिया गया था, तो मुझे ये बताया था कि स्कॉलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले बहुत सारी फॉल्स चीजें कंक्लूड करते हैं, फॉल्स कंक्लूजन निकालते हैं, फिर उसको सही करते हैं, फिर उनका सही कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी रिसर्च की पूरी स्टोरी ही पब्लिश कर दी, पूरी स्टोरी ही प्रोजेक्ट में दे दी। यानी कि उसमें ये बताया उन्होंने कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं और क्या क्या गलतियों से क्या क्या सीखा है। तो उनके जो प्रोफेसर थे उनको ये चीज इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इनके डिसर्टेशन को, जो डिसर्टेशन है इनका प्रोजेक्ट है, उसको पब्लिश ही कर दिया। उस टाइम पे मैं 22 ईयर्स का था और मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो बुक्स है, स्कॉलरली बुक्स, उनको ऐसे लिखना चाहिए कि हम पूरी स्टोरी ऑफ रिसर्च बताएं कि ये बुक बनाने का क्या प्रोसेस है, क्या क्या रिसर्च गई है इसके बीच में, ये भी बताएं, तो लोग इससे ज्यादा रिलेट करेंगे। इसीलिए मेरे जो एसेज हैं उनमें एक नैरेटिव एस्पेक्ट है और मैंने जो है नैरेटिव्स लिखना शुरू किया है एट द एज ऑफ 50। फिर वो बताते हैं कि उनके एक दोस्त थे रोलैंड बार्थेस, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि वो सिर्फ एक एसेइस्ट थे और नोवेलिस्ट नहीं थे इनकी तरह। उनको भी क्रिएटिव राइटिंग करनी थी लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। और जो ये है, जो उम्बर्तो इको है, उनको कभी ऐसे टाइप की फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। ये कहते हैं कि मैंने तो नॉवेल्स लिखना एक्सीडेंट से स्टार्ट किया था, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था नॉवेल्स लिखने का। एक दिन मैं ऐसे ही फ्री बैठा था तो मैंने सोचा कि नॉवेल्स लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे नरेशन करना बहुत पसंद है। तो मुकुंद उनसे पूछते हैं कि आपकी जो बुक है द नेम ऑफ द रोज, आप ये नॉवल बनने के बाद आप बहुत फेमस हो गए, लेकिन आपने नॉवेल्स तो कम लिखी है, आपने ज्यादातर स्कॉलरली वर्क्स ही लिखे हैं। उम्बर्तो इको कहते हैं हाँ ऐसा है, मैंने ओवर 40 बुक्स लिखी हुई है और उनमें से ज्यादातर जो चीजें हैं वो सेमियोटिक्स पर है, यानी कि साइन लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन के ऊपर है, एकेडमिक्स के ऊपर है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं आपको नॉवेलिस्ट की तरह जानते हैं, तो आपको इस बात से बुरा नहीं लगता? तो उम्बर्तो इको कहते हैं हाँ, ये चीज मुझे बहुत बॉदर करती है कि लोग मुझे नॉवेलिस्ट जानते हैं। मैं तो सिर्फ संडेज को नॉवेल लिखता हूँ, मैं खुद को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही मानता हूँ, मैं पहले एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ जो सिर्फ संडेज को नॉवेल्स लिखता है। मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में ज्यादा पार्टिसिपेट करता हूँ, राइटर्स के कॉन्फ्रेंसेस में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। मैं अपने आप को एकेडमिक कमिटी के साथ ही आइडेंटिफाई करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि जो नॉवेल्स है वो ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचती है एकेडमिक बुक से, इसीलिए मुझे एज अ नॉवेलिस्ट ज्यादा जाना जाता है रादर देन अ स्कॉलर। इसके बाद मुकुंद जो है उनसे पूछते हैं आपकी जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज बहुत ही सीरियस नॉवल है। पहले इसमें डिटेक्टिव की बात की जाती है, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, और ये बहुत ही ऐसी डीप डीप चीजों में जाती है, लेकिन फिर भी इसकी इतनी ज्यादा ऑडियंस कैसे है जबकि ये इतनी डीप है? तो उम्बर्तो इको कहते हैं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं कैसे हो गया ये सब। जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स ही पजल्ड है, उनको यकीन नहीं होता कि इतने सारे लोगों के पास ये बुक गई है और इतने सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया है। उन लोगों को तो यही लगता है कि लोगों को सिर्फ ट्रैश पसंद है और फालतू की चीजें पढ़ना पसंद है। और वो ये भी कहते हैं कि इस दुनिया में अराउंड 6 बिलियन पीपल रहते हैं, लेकिन जो द नेम ऑफ द रोज है वो तो 10 और 15 मिलियन की कॉपीज उनकी बिकी है। तो मैं एक स्मॉल ऑडियंस को ही रीच करा हूँ इन द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन यही कुछ लोग हैं जिनको इजी एक्सपीरियंसेस के बारे में नहीं पढ़ना है। मैं भी थोड़ा बहुत ऐसा हूँ, मुझे 9 o'clock के बाद ऐसे शोज देखने होते हैं जैसे कि मायामी वाइज और इमरजेंसी रूम, जो कि बहुत ही डीप टाइप के एपिसोड जिसमें ज्यादा दिमाग लगता है, लेकिन सारा दिन नहीं देख सकता। इसके बाद मुकुंद जो है वो पूछता है क्योंकि आपने मेडिवल हिस्ट्री की बात करी है इस बुक में, तो आपको लगता है इसकी वजह से आपकी बुक सक्सेसफुल हुई है? उम्बर्तो कहते हैं हाँ हो सकता है, लेकिन मैं अपनी कहानियां एक चाइनीज वाइज मैन की तरह बताता हूँ। मेरी जो अमेरिकन पब्लिशर थी उनको मेरी बुक तो पसंद आई, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अमेरिका में ज्यादा लोग इस बुक को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत डीप थी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि 3000 कॉपीज का वो मुझे एडवाइस देगी, और एंड में क्या हुआ, 2 से 3 मिलियन कॉपीज बिक गई यूएस में। पहले भी मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बुक्स लिखी गई है, पता नहीं मेरी बुक में ऐसा क्या था जो इतनी फेमस हो गई और इतनी सक्सेसफुल हो गई, कोई इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर मैं पहले 10 साल पहले या 10 साल बाद इस बुक को लिखता तो ये शायद इतनी फेमस नहीं होती। क्यों ये चल गई, व्हाई इट वर्कड एट दिस टाइम, इज अ मिस्ट्री। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, आपको कुछ हेल्प हुई हो इस वीडियो से, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू।